Hello everyone, it's me Sachin Antil and today we are going to start with the next chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases. तो शुरू करते हैं ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग होता क्या है? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन एंड रिलीजिंग आउट ऑफ एयर थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को देखते हैं, ब्रीदिंग होता क्या है। तो फर्स्ट इज ब्रीदिंग is a physical process that involves that involves taking in of fresh air, that is inhalation, and releasing out that is exhalation. Breathing is a physical process that involves taking in of fresh air, that is inhalation, and releasing out of foul air, that is exhalation. This process is termed as breathing. तो अगर ब्रीदिंग को हम अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखो तो क्या होता है? नॉर्मली सांस का लेना और सांस का बाहर छोड़ना, दिस इज ब्रीदिंग। उसके बाद आपने टर्म और सुनी होगी रेस्पिरेशन। तो देखो शुरू से ही मैं भी कंफ्यूजन में था कि शायद ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक होती है जब मैं स्कूल लेवल पे था। तो देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। तो देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन is a biochemical process that involves oxidation of organic compounds present in food to produce energy. तो ये आपका प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जो आपने खाना खाया उसका ऑक्सीडेशन होके, मतलब जो आपके फूड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे उनका ऑक्सीडेशन होके एनर्जी का लिबरेशन, वो आपका क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो मान लीजिए आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पे हमें क्या मिलेगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6H2O प्लस 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। जो आपका CO2 है और जो आपका H2 है, दीज आर योर बाई प्रोडक्ट and the 18 molecules of ATP, this is your chemical energy। ये आपकी केमिकल एनर्जी है जिसके लिए आपने कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करवाया। तो ये आपका रेस्पिरेशन हो गया। उम्मीद करता हूं शायद आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सांस लेना या छोड़ना, दिस इज योर ब्रीदिंग। फिर रेस्पिरेशन क्या होता है? जो आपके फूड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होके एनर्जी का रिलीज करवाना, दिस इज योर रेस्पिरेशन। तो देख लेते हैं पर रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। तो मान लीजिए
ये आपकी लंग्स है, एक लंग है। तो देखो जो आपकी लंग्स होती है, लंग्स में आपकी प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाई। ये मान लीजिए आपकी एक एल्वियोलाई है। एंड सपोज दिस इज योर नोस्ट्रिल्स। तो आपकी नोस्ट्रिल्स से आपने सांस लिया और वो आपकी जो एयर थी वो आपकी लंग्स तक पहुंच गई, ये आपकी लंग्स में पहुंच गई। देखो जो आपकी लंग्स होती है, जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, आपकी जो एल्वियोलाई होती है, लंग्स में एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन पे जो आपका गैसेस डिफ्यूजन या फिर जो एक्सचेंज इसको हम बोलेंगे वो टेक प्लेस करते हैं। तो ये आपकी क्या है, दिस इज योर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पे आपका गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। जो आपकी ये मेम्ब्रेन है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन, फीचर्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। जो आपकी एल्वियोलाई है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब उसमें क्या क्वालिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए कि वो एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर सकती है। तो जो फर्स्ट फीचर है वो आपका, इट शुड बी थिन, ये ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ये काफी पतली होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया इसके पास होना चाहिए फॉर टू सपोर्ट डिफ्यूजन, लार्ज सरफेस एरिया। देन नेक्स्ट इज इट शुड बी मॉइस्ट, ये मॉइस्ट होना जरूरी है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इट शुड बी मॉइस्ट, इट शुड बी मॉइस्ट। और जो आपकी लास्ट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, जो आपकी मेम्ब्रेन है उसके पास अच्छी खासी ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, रिच ब्लड सप्लाई। इट शुड हैव रिच ब्लड सप्लाई। तो आपकी जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने के लिए उसके पास ये चार प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी एल्वियोलाई और ये आपकी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है जहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। देखो जो आपका एटमॉस्फेयर से हवा का अंदर आना है या फिर अंदर से हवा का बाहर जाना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ये वाला आपका जो प्रोसेस है, दिस इज योर ब्रीदिंग। देखो अगर ब्रीदिंग को हम देखते हैं तो आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस आपका मान सकते हैं आपके नाक से लेके आपके लंग्स तक है। तो लंग्स से एटमॉस्फेयर तक, एटमॉस्फेयर से लंग्स तक जो आपका प्रोसेस है ये आपका ब्रीदिंग है। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं वो देखते हैं। तो उससे पहले एक बार देखिए, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, दिस इज योर हार्ट। एंड हार्ट में आपके चार चेंबर होते हैं, ये आपकी राइट साइड है एंड ये आपकी लेफ्ट साइड है। ये आपका राइट एट्रियम एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। देखो आपकी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा का सारा आपके राइट एट्रियम में ड्रेन होता है बाय सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा एंड बाय सुपीरियर वेना कावा। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आपका सारा आपके राइट एट्रियम में आ जाएगा। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम से आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है यहाँ पे आपकी एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट है ओपनिंग। ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है आपकी किस चीज की, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। दिस इज योर, ये ब्लड आपका कहाँ चला गया, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपका इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आपकी एल्वियोलाई के पास। और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें क्या होता है, आपका जो CO2 का कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है और जो आपका O2 का कंटेंट होता है वो कम होता है।
तो यहाँ पे पहुंच के क्या होगा, जो आपका CO2 विल डिफ्यूज टुवर्ड्स देयर, आपका CO2 आपकी एल्वियोलाई के पास डिफ्यूज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये आपका जो ब्लड हो जाएगा वो CO2 के रिमूवल के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जो आपकी एल्वियोलाई है उससे आपकी जो ऑक्सीजन है विल मूव टुवर्ड्स योर ब्लड, तो उससे आपका जो ब्लड क्या हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करने के लिए आपके पास होती है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी एक पल्मोनरी वेन है जो आपके लंग्स से आपके हार्ट के पास आपका ब्लड लेके आएगी। दिस इज योर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है, इसमें होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें O2 का कंटेंट बहुत ज्यादा और CO2 का कंटेंट बहुत कम होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां पे आ गया, आपका लेफ्ट एट्रियम में, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया, आपके लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहां से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर दोबारा वो एंटर करेगा किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में। दिस विल एंटर टू पल्मोनरी ट्रंक, यहां से ये एंटर करेगा पल्मोनरी ट्रंक में इस तरह से। ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से इसने एंटर कर लिया। देखो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मिक्स हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग होते हैं। तो ये है आपका पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। जो आपका पल्मोनरी ट्रंक होता है उसका क्या काम होता है, बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना। मतलब कि पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो आपकी बॉडी की जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें आपका कैसा ब्लड पहुंच जाएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल, दिस इज योर ब्लड वेसल। आपके पल्मोनरी ट्रंक ने आपकी ब्लड वेसल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर दी है। अब क्या होगा, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके नेबरिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, एडजॉइनिंग में उनके पास प्रेजेंट होते हैं सेल्स, दिस इज योर सेल। तो सेल में क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपकी जो O2 प्रेजेंट है, द O2 विल डिफ्यूज इनसाइड टू योर टिश्यू और वी कैन से योर सेल। ये आपका क्या है, टिश्यू या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेल। तो जो आपकी O2 है वो आपके टिश्यू में डिफ्यूज हो जाएगी और आपके सेल के अंदर क्या होगा, जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो टेक प्लेस करेगा। मतलब कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होना वो आपके सेल के अंदर होगा। तो यहाँ पे O2 हमारा पहुंच गया। O2 का यूज होने के बाद यहाँ मैंने आपको बताया था O2 का यूज होके क्या आपकी क्या चीज निकलती है, CO2। आपकी O2 से हमारा हमें मिल गया CO2। देखो एनर्जी के साथ साथ हमें CO2 भी मिलती है। तो जो आपकी CO2 होगी इसका क्या होगा, ये आपकी दोबारा से यहाँ ब्लड में आ जाएगी इस तरह से। तो आपके ऑक्सीजन ने एंटर करा, ऑक्सीडेशन हुआ एंड दिस विल प्रोड्यूस CO2 एंड CO2 विल डिफ्यूज आउट इन द ब्लड वेसल। और ये आपकी ब्लड वेसल दोबारा से आपके इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में वो ब्लड दोबारा से राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ वो आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपकी लंग्स तक पहुंचेगा ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि प्यूरिफाई होने के लिए। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखो जो ये वाला आपका प्रोसेस है, हाउ इनहेलेशन ऑफ एयर एंड यही से आपका रिमूवल ऑफ एयर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। अब जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जो आपका ये वाला आता है, यहां से ब्लड का ट्रांसफर थ्रू द पल्मोनरी वेन टू द हार्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये है आपका ये वाला जो पल्मोनरी वेन के थ्रू हो रहा है, दिस इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन। ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया फर्स्ट प्रोसेस। फिर यहां से जो आपका हार्ट से
जो आपका लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये आपकी ब्लड वेसल्स तक आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। जो आपका यहाँ पे जो ये सेकंड प्रोसेस हो रहा है, आपकी ब्लड वेसल से आपके सेल्स के पास जो आपका ब्लड का ट्रांसफर हो रहा, मतलब जो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा बाय ब्लड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये वाला, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ये आपका हो गया सेकंड प्रोसेस। और जो लास्ट और थर्ड प्रोसेस आपका बचता है, जो आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द टिश्यू, इंट्रासेल्युलर जो आपका प्रोसेस है, उसको हम थर्ड को बोलते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन। दिस इज योर सेल्युलर रेस्पिरेशन। ये आपका सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है। देखो एक बार दोबारा से इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सारे के सारे प्रोसेस को। सपोज कीजिए आपने एयर को इनहेल करा, इनहेल करने के बाद वो आपकी एयर आपके लंग्स में, आपके एल्वियोलाई के पास पहुंच जाती है। एल्वियोलाई के पास पहुंचे क्या होता है, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो आपकी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी लंग्स के पास लेके आती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और उसको लंग्स के पास पहुंचाती है टू प्योरीफाई, उसको प्योरीफाई करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, जो लेवल ज्यादा होता है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी डिफ्यूज हो जाएगी टुवर्ड्स द लंग्स, CO2 विल रिमूव, और जो आपकी O2 है वो विल डिफ्यूज इनसाइड द ब्लड, और जो आपकी O2 है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। तो देखो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक लाने का काम करती पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्यूरिफाई होने के बाद, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद, उसको लंग्स से आपकी बॉडी के पास यानी कि हार्ट के पास लेके जाने का काम करती है आपकी पल्मोनरी वेन। आपकी पल्मोनरी वेन आपकी लंग्स से आपके ब्लड को कैरी करती है लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड आता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो आपकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ये ओपनिंग होती है आपकी पल्मोनरी ट्रंक की। जो आपकी पल्मोनरी ट्रंक होती है उसमें आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी ट्रंक उसको आपकी पूरी बॉडी के पास पहुंचाती है। तो बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी ट्रंक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रीच टू योर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के लेवल पे क्या होता है, आपकी ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो क्या होगा, आपके ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, आपकी ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनसाइड टू योर टिश्यूज। ऑक्सीजन टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाएगी, और टिश्यू में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आपका रिलीज होता है CO2 एंड H2S बाई प्रोडक्ट। तो जो आपका CO2 प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सीडेशन के बाद, ये आपका दोबारा से रिलीज हो जाएगा आपकी ब्लड वेसल में, और ये आपकी ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से कैरी करेगी टुवर्ड्स द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये आपका ब्लड लंग्स के पास जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। तो देखो इस तरह से आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है। तो उसके बाद की जो कहानी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो पार्ट्स इन रेस्पिरेशन या फिर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपका सबसे पहले आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देखो जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सॉरी ये आपका इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल आएगा यहाँ पे। दिस इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो आपका लंग्स के लेवल पे, मतलब लंग्स में जो आपका एल्वियोलाई के लेवल पे जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस within lungs, within lungs at the level of alveoli, at the level of
एल्वियोलाई। जो आपका लंग्स में ही आपका जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आपका आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। सेकंड इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन। तो देखो आपका जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वी कैन से रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। रेस्पिरेशन एट टिश्यू लेवल, respiration at tissue level is termed as internal respiration. Last and the final one is cellular respiration. Cellular respiration means intracellular respiration, we can say intracellular respiration, that is respiration within the cell. Intracellular respiration to produce energy, by the oxidation of organic compounds, ये आपका हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज दिस इज योर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में O2, इसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो हमें मिलता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। एनर्जी हमें मिलती है केमिकल फॉर्म में। और जो आपके ये दो हैं, ये हैं आपके बाई प्रोडक्ट्स, दीज आर योर बाई प्रोडक्ट एंड दिस इज योर केमिकल एनर्जी। ये आपकी होगी केमिकल एनर्जी। तो देखो ये आपका रेस्पिरेशन के बारे में था। उसके बाद देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। जो आपकी रेस्पिरेशन होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। दिस इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट थ्रू general body surface, general body surface। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगी तो उसमें आपके ब्लड का कोई रोल नहीं होगा, नो रोल ऑफ ब्लड, नो रोल ऑफ ब्लड। इनडायरेक्ट थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, means blood plays vital role। जो आपका ब्लड है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ब्लड प्लेज वाइटल रोल। तो इस तरह से हमारी रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है। तो देखो रेस्पिरेशन के इस चीज के बेसिस पे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। हम सारे फाइलम्स में डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ respiration in phylums।
फॉलोइंग फाइलम्स, जो आपके फाइलम्स हैं उनमें आपके रेस्पिरेशन के कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद प्रोटोजोआ। थ्रो बॉडी सरफेस, थ्रो योर बॉडी सरफेस। प्रोटोजोआ में जो आपका मोड ऑफ रेस्पिरेशन इट इज थ्रू बॉडी सरफेस। देन पोरिफेरा, निडेरिया, देन टीनोफोरा। टीनोफोरा तक आपका सब में थ्रू बॉडी सरफेस ही है। देन पोरिफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ्स। थ्रू बॉडी सरफेस और anaerobic respiration. Anaerobic means in the absence of oxygen. Then Escalmins. Escalmins में भी आपका सेम है, थ्रू बॉडी सरफेस और anaerobic. Then your annelida, cutaneous और branchial modes of respiration. Then arthropoda, इसमें आपका आता है ट्रेकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स और आपके गिल्स। देखो जो आपका ट्रेकिया प्रेजेंट होता है वो आपके इंसेक्टा में, जैसे आपका कॉकरोच। आपका एक ट्यूब का नेटवर्क सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू आपकी कॉकरोच में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। देन बुक लंग्स इन योर स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। आपके एरेक्निडाज में, जो आपके एरेक्निडा है उसमें, जो आपकी क्लास एरेक्निडा है उसमें आपके बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। देन बुक गिल्स एंड गिल्स। उसके बाद आता है आपका मोलस्कंस, मोलस्का, गिल्स प्रेजेंट होते हैं आपके मोलस्का में, गिल्स। देन उसके बाद आपके इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स वी कैन से। पेरिस्टोमियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, पेरिस्टोमियल और आपके जो प्रेजेंट होते हैं जेनाइटल बुड से, जेनाइटल बुड से, और जो आपका ट्यूब फिट होता है उसकी हेल्प से भी आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है। इकाइनोडर्मेटा के बाद आपके आते हैं हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा और वी कैन से हेमिकोर्डेट्स। हेमिकोर्डेट्स में आपके प्रेजेंट होते हैं गिल्स, और लास्ट में आप क्या आते हैं कोर्डेट्स, कोर्डेटा। इसमें आपकी होती है स्किन, लंग्स एंड गिल्स। तो देखो ये इस तरह से आपके डिफरेंट फाइलम्स हैं, उनमें डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ अपना जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में हम डिफरेंस और देख लेते हैं।
this is your respiration, and here is your breathing. देखो जो आपका रेस्पिरेशन होता है ये कैसा प्रोसेस है, इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल। और जो आपका ब्रीदिंग है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। देन जो आपका रेस्पिरेशन है ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। एंड जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल, दैट इज इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर। एंड ब्रीदिंग इज एक्स्ट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर। और जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो आपका ब्रीदिंग इसमें नो एनर्जी प्रोड्यूस्ड, नो एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कोई एनर्जी प्रोड्यूस्ड नहीं होती है। जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इन्वॉल्व्स many enzymes, many enzymes in sequential steps, in sequential steps। और जो आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। सो गाइस आई होप यू हैव क्लियर्ड विद द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स and thank you for watching me carefully. So goodbye.